नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से दर्शकों तक, अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। कई नए तथ्य, कई घोटाले या भ्रष्टाचार या सामाजिक मुद्दे और राष्ट्र की समस्या हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, सहमति असहमति स्वाभाविक है, लेकिन कमेंट्स और राय मिले तो हम आगे और साथ में आगे बढ़ सकते हैं, साथ में एक अच्छी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आवाज पहुंचाने की बात है तो ये सोशल मीडिया ने जादुई एक काम किया है, और जादुई ऐसा जो धोखे वाला हो, जासूसी से जुड़ा। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जो इतनी आधुनिक क्रांति हुई है, अब वो कबूतरबाजी जो पहले होती थी ना कि जासूसी के लिए आप यहां से चिट्ठी भेज दिया, वहां से कर दिया पुराने जमाने में, या कहीं कोई इस तरह की चोरी होती थी, कागज दस्तावेज। अब सब कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया है और उसमें विशाल यादव, एक रेवाड़ी के गांव का एक व्यक्ति, वैसे कहने को बड़ा पद नहीं है, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि 2 दिन में अभी गिरफ्तारी तो 2-4 दिन हो गए, लेकिन सामने चूंकि अभी ताजा घटना कल आया है और उसमें चूंकि उसकी परत दर परत, देखिए ये मत कहिए कि यूडीसी था, नेवी में एक व्यक्ति काम करे, कुछ वर्ष से काम करने के बाद नीचे से ऊपर चला जाए, सिलेक्शन होकर के हो, और उसके बाद वो 2 साल से कुछ तो कुछ इस तरह का एक जाल में फंसा सोशल मीडिया के थ्रू। मैं तो मानता हूं कि जाल में फंसा नहीं हूं, वैसे कितने ही लोग जब फंसते हैं उस पर कितनी निगाह रखेंगे। लाखों करोड़ों लोग भारत में अब तो इस तरह के सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन हाँ, जो संवेदनशील इलाकों में हैं, अब सेना के लोगों पर तो उनको तो अलाउ ही नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पर। कोई कहीं तैनात है, लद्दाख में है कि अरुणाचल में है कि नॉर्थ में है या बंगाल में है, जहां भी वो लोग सीमाओं पर रहते हैं उनको तो नहीं, उनको करना, उनकी कोई निगरानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दफ्तरों में काम करते हैं, ऐसे सेंसिटिव में, नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, रक्षा मंत्रालय में, रॉ में, इंटेलिजेंस में, मतलब हमारा तंत्र, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, चूंकि देखिए 140 करोड़ का देश, और आज से नहीं, आजादी के बाद से ही कई ऐसी घटनाएं हुई है। पहले सीआईए, केजीबी का नाम आता था, सीआईए का ज्यादा आता था चूंकि भारत विरोधी षड्यंत्र में उसका था। अब यदि बाद में अमेरिका के साथ कुछ संबंध सुधरे, अभी भी है, डीप स्टेट के एक समानांतर काम वहां चलता रहता है, लेकिन आईएसआई और चाइनीज, उन्होंने जो जासूसी के तंत्र फैलाए उनमें कभी पकड़ा गया, कभी नहीं पकड़ा गया होगा। इसीलिए तो इतनी घटनाएं होती है। नक्सल, और मैं इसीलिए कई कार्यक्रम कर चुका हूं, आप समझेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस बहाने से ही नहीं, इस कारण से गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें ये लाइन भी आई है कि सिंदूर ऑपरेशन के समय उसके वही की कुछ बातें भी इस विशाल यादव ने लीक किया। सिंदूर ऑपरेशन तो इतना गोपनीय था। ये ठीक है कि जो घटना पहलगाम में हुई थी उसके बाद कभी भी कुछ कार्रवाई होगी, ये तो सबको अंदाज था, लेकिन जिस समय इतनी गोपनीय ढंग से, जो कानो कान नहीं, बिल्कुल सेना के प्रमुखों के पास जो जानकारी थी, ये है सही है कि कार्रवाई चूंकि एयरफोर्स की ज्यादा हुई है और सीमा पर जो तैनात हैं, बीएसएफ है, आर्मी है, उनको ज्यादा काम था, लेकिन नेवी की भी भूमिका थी। और ये हमारे दुश्मन देश जानते हैं, जब से हिंद महासागर में, चाहे साउथ चाइना की आप बात करें, साउथ सी उसकी उस तरफ की बात करें, चाहे पैसिफिक की बात करें, समुद्री डाकू भी तो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। वास्को डी गामा भारत की जहां पर पहुंचा था, तो उसकी तरह से जब कहा जाता है तो समुद्री रास्ते से भी व्यापार के लिए लोग आए, लेकिन जासूसी के लिए। और बंबई आप भूल रहे हैं, मुंबई में आतंकवादी जो हमला ताज होटल पर हुआ था, वो भी तो समुद्र के किनारे से ही तो घुस के आए थे। लेकिन हाँ, नेवी इसलिए क्योंकि इस बार कराची, क्योंकि पिछले बार भी जब बांग्लादेश हुआ था तब भी कराची हमारे निशाने पर था, यदि ज्यादा गड़बड़ होती तो कराची पर भी कब्जा हो सकता था। इस बार भी चूंकि टर्की ने तो पहले ही भेज दिया था बचाव के लिए, जैसे ही पहलगाम की घटना हुई टर्की ने अपना
बेड़ा कराची की रक्षा के लिए भेजा हुआ था, तो शंका तो थी ही कि कहीं भारत कुछ करेगा। उसकी कुछ सूचनाएं, मैं नहीं मानता कोई बहुत ऐसी संवेदनशील से भारत को कोई नुकसान कितना हुआ नहीं, लेकिन हाँ उस पर चूकी, और वो भी राजस्थान इंटेलिजेंस। देखिए इस बार तालमेल की तारीफ करेगी। मेरे पिछले अभी नहीं, मैं तुम्हें सीबीआई पर मैंने 73-74 में बड़ी भारी कवरेज स्टोरी कलर की थी, धर्मियों की एक मैगजीन होती थी, किसी को याद हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन, 8 पेज की। तो तब से मैं सीबीआई या इंटेलिजेंस या इस तरह के इनकी बारे में भी लिखता पढ़ता रहा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं बार बार ये कई वर्षों से लिखता रहा, कारगिल के बाद भी मैंने लिखा था और लिखा है, जो आप कभी भी कहीं मेरी कहीं किसी पुस्तक संग्रह में हो सकता है या मेरे फाइल्सों में मिल सकता है, पत्रिकाओं में, आपको अखबारों में, जितने में रहा, कि हमारे यहाँ एजेंसीज के बीच में तालमेल का बहुत अभाव था। कहने को तो सही है कि दोनों एक दूसरे को जानकारी जो ला रहे हैं गुप्त रखें, एक दूसरे पर भी निगरानी रखें, लेकिन ये नहीं हो, तो इसके न होने से ही तो कार्य हुआ था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ कर रहा है, इंटेलिजेंस कुछ कर रहा है, राह कुछ कर रहा है, और एक दूसरे के बीच प्रतियोगिता होने से कहीं किसी को ठीक से। अब क्या है, सेनाओं में भी ऐसा था, नेवी कुछ काम कर रही है, आर्मी कुछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद ही ऐसे अवसर आए, जो ऐसी मतलब अवसर ही नहीं आए बल्कि उसको कार्यान्वयन हुआ, लागू किया गया कि आर्मी का एक चीफ ऑफ आर्मी होगा, वो तीनों कमान के साथ बात करेगा और तीनों के जो चीफ होंगे वो भी आपस में बात करेंगे, संयुक्त होगी। ठीक है, राय अलग अलग हो सकती है, हमारा ऑपरेशन कहां से कहां क्या किसकी आवश्यकता होगी। इसी तरह से राज्य सरकारों से भी यदि अच्छे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन हो, तो नक्सल तो कहां भी है, जो आतंकवादी है वो तो कहीं भी किसी भी स्टेट में घुस सकता है, छोटे में भी, बड़े में भी, छोटे में गांव में जाकर के भी अड्डे बना सकते हैं। तो राजस्थान है, क्योंकि बॉर्डर लगी हुई है भारत, मनेसर, दिल्ली, रेवाड़ी, हरियाणा, ये सब ऐसी जगह थी जहां पर उसकी भी नजर थी कि ये आदमी कुछ इसकी गतिविधि गड़बड़ है। पहले इसको 1,000 5,000 मिलता था, 10,000 मिलता था, और एकदम सिंदूर के समय 50,000 मिलने लगा, और कुछ 2 लाख मिल गया। क्या मिला, कैसे मिला, और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। इससे साबित होता है, मैं तो इस घटना पर यह कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार है। कई लोग को भ्रम हुआ नहीं, पर पहली बार नहीं, आज से 5 साल पहले भी 2020 पे भी नेवी का ही विशाखापट्टनम, तब साउथ की बात थी, इस बार वो कराची की तरफ जो कर रहा होगा तो इस एरिया का होगा, या कमांड तो इसके उधर से जहाज तो सब जाते ही नेवी के, तब भी बड़ा रैकेट पकड़ा गया था जासूसी का, आईएसआई का। इसीलिए भारत की एजेंसियां सब सक्रिय रही हैं कि हाँ कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कल्पना की जाती ना, कोई अधिकारी होगा तो उस पर नजर रखी जाएगी, कोई ऐसी सेंसिटिव उसको कैसे छुपा करके कैसे काम किया जाए, तालमेल होने में भी। लेकिन हाँ, जो जागरूक, इसीलिए क्रेडिट पे दूंगा हमारे सुरक्षा तंत्र की, अजीत डोभाल, मतलब लोग माने न माने, लेकिन सुरक्षा तंत्र में ऐसे व्यक्ति का होना भी वर्षों बाद, बड़े बड़े सुरक्षा सलाहकार अच्छे रहे, विदेश सचिव के रहे, विदेश सेवा में रहे, चाहे ब्रजेश मिश्रा रहे हो, श्रीशंकर मेनन रहे हो, बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे हैं, बल्कि इंटेलिजेंस के लोग भी रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन वो एक सीमा में। लेकिन जिस तरह से अजीत डोभाल ने पिछले वर्षों के दौरान काम किया है, इसकी तारीफ तो की जानी चाहिए कि उससे राज्यों का भी तालमेल हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश सेवाओं का तालमेल हो, रॉ का और उनके बीच में तालमेल हो, जिसकी वजह से जो कहीं भी छोटे, क्योंकि देखिए वही बड़ा आकार लेता है। कई बार आप यदि कंप्यूटर में, आज भी हम यही कहते हैं, जो मैंने इस विमान दुर्घटना में कहा कि आप कंप्यूटर में एक सुई या कुछ ऐसी चीजें अल्पिन डाल दीजिए किसी ऐसी जगह पर कि वो फेल हो जाए, रुक जाए। किसी भी जगह आप कोई डैमेज करना है, आप वहां थोड़ा सा चाशनी डाल दीजिए जिससे कि पूरा खत्म हो जाए। चाशनी कह रहा हूं मैं जहर नहीं कह रहा हूं। इसलिए ऐसी चीजों पर भी नजर रखने की आवश्यकता होती है। ये ठीक है कि थोड़ा कठिनाई होती है, पकड़ने आने में देर हो सकती है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहली बात तो ये है कि इसलिए नेवी पर पहले भी कोशिश हुई 2000, जैसा मैंने आपको बताया। फिर 2021 से 23 इसके आसपास एक राजस्थान, ये भी राजस्थान उसमें था, इसमें आर्मी का लांस नायक, वो हनी ट्रैप में, जैसे इसको प्रिया शर्मा के नाम से, वो वहां का पाकिस्तान में बैठा हुआ नाम प्रियार का, उससे क्या ले रहा है, भारतीय नाम प्रिया शर्मा के नाम, लड़की के जाल में फंसाया, पैसे उसके लिए मोह माया देखता है उसमें, जबकि उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, मां है, पिता पहले की डेथ हो गई। अच्छा, ये भी सही है कि ये सब लोग किसी न किसी सुरक्षा, जैसे सेना के संबंधित जुड़ा हुआ हो, परिवार का, या पुलिस में एएसआई, आफ्टर ऑल पुलिस भी तो सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, तो इस परिवार के लोग एएसआई भी है,
पिता कहो, भाई कहो, चाचा कहो, जो ऐसे एक दो लोग रहे, और एक और व्यक्ति जो नेवी में ही था इसी परिवार का, वो कहीं नेवी के से किसी और सेवा में जाकर के, चाहे वो उस काम क्या कर रहा था अभी उसका डिटेल नहीं है, लेकिन ये सही है कि उसके बाद वो लापता हो गया। हो सकता है उसको भी किसी ऐसे ही आईएसआई ने कहीं उसको उठा के रखा और उसी के थ्रू भी बहुत सारे काम हो रहे हो, उससे जानकारियां ली गई हो, क्योंकि वो उसका आज तक पता नहीं चला है, ऐसा परिवार भी कहता है। आप इससे अंदाज लगाइए कि कैसे आईएसआई की या चाइनीज की या विदेशी जासूसी एजेंसियां उन लोगों पर नजर रखती है जिसके परिवार का कुछ ऐसा हो जिस पर ज्यादा शंका भी न जाए, लेकिन छोटे पद पर हो, लेकिन उसको कैसे धीरे धीरे जासूसी में उसका उपयोग किया जाए, ये कोशिश भी एजेंसियां करती है। बड़ा मॉनिटरिंग किया जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य इसके साथ ये भी मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ कई बार एजेंसियां भी ये कहने को, या एजेंसी के प्रमुख हैं, जैसे एक बहुत बड़ा केस है जो रॉ के प्रमुख रहे, उन्होंने आईएसआई के प्रमुख के साथ मिलकर के ही एक पूरा भाई पूरी कहने को कि भाई हमने तो पूरा जो कैसे काम करते हैं उसी पर किताब बना दिया। इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत सही तालमेल रहा, और उसमें से कौन से सूत्र का उपयोग उसके उत्तराधिकारी कर सकता है। ये भी दुनिया में अलग अलग जो सुरक्षा में रहे या इंटेलिजेंस में रहे उन्होंने पुस्तकें तो लिखी हैं, लेकिन जो विरोधी हो, जैसे केजीबी और सीआईए का दो मिलकर के प्रमुख तो नहीं लिख सकते। भारत में तो ऐसा भी हुआ है, तो कई बार उदारता चाहिए। उन्होंने लगता था भाई कश्मीर पर तो अब समाधान हमारी तरीके से हो जाएगा, हम तो बिल्कुल जो कुछ फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला कहते हैं वही सबसे ठीक है। राजनीतिक को तो कई लोगों पर भरोसा करना हो सकता है, हम उनके बारे में शंका भी, इस पर चर्चा में आज नहीं करूंगा, लेकिन इंटेलिजेंस में भी तालमेल तो हो सकता है कि भाई दोनों देशों के लिए कोई खतरा है या हम तुम इससे हद तक नहीं जाओगे। सेना में भी तालमेल होता है ना। आफ्टरऑल सिंदूर ऑपरेशन तो पाकिस्तान ने भीख मांगते हुए फोन करके हमारे कमांडर से कहा भाई माफ करो, आगे से कुछ मत करना है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, भारत के कमांडर ने कहा आप सबसे। प्रधानमंत्री ने आदेश नहीं दिया, कमांडर ने, जब उनको प्रधानमंत्री तो कहा था भाई वो जाने, तो यदि उनको मांगना है तो पहले हमारे कमांडर से वो बात करेगा, सुरक्षा जो तंत्र है आर्मी चीफ वो तय करेंगे कि आगे तुम्हारे क्या है, मान लो गलत फहमी हो और अगले दिन आप कोई ऐसी मिसाइल डाल दें जिससे कि कई शहर तबाह हो जाए, तो वो जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों को दी गई थी। इसी तरह से आर्मी की इस तरह की, चाहे नेवी की सूचना हो, एयरफोर्स की सूचना हो, विमानों के अपहरण का मामला हो, विमानों में उसको नष्ट करने का मामला हो, आज भी मैं तो पहले दिन से शंका करता रहा हूं, आज भी इस पर मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, कहां सेबोटेज किस कारण से किया गया, हो सकता पता भी न चले, और सेबोटेज भी है तो वो जासूसी वालों ने किया, भारत विरोधी ने किया, कि अंदर ने किया, गद्दार ने किया, नहीं किया, तकनीकी खराबी थी, बोइंग अपना बचाव करती रहेगी कि हमने तो नहीं किया, मरम्मत वालों ने किया। कंपनी का हजारों करोड़ का धंधा होता है। सुरक्षा तंत्र में आईएसआई के इस तरह के जाल के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो उनकी, जब इस आदमी का परिवार का एक व्यक्ति गायब हुआ था जो नेवी में काम किया, तब इस पर तो बहुत पहले से निगाह होकर नौकरी में ही नहीं रखा जाना चाहिए। कहीं भी सेवाओं में भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पद पर रहकर के आदमी, वो खाली कौन आया और कौन गया है। आप देखिए कई बार बाहर बैठा हुआ एक चौकीदार भी बहुत बड़ा खतरनाक काम कर सकता है, चौकीदार रक्षा भी कर सकता है और चौकीदार उसकी कोई सूचना देकर के किसी को भी बर्बाद कर सकता है। सिक्योरिटी का इसीलिए उसमें भी बहुत ही प्रशिक्षित लोग होते हैं, विश्वसनीय लोग, सर्टिफिकेट लेकर रखा जाता है। केवल नेता, पत्रकार दो ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, आपने कैमरा लिया और आपने कहा हम पत्रकार है, और उसके बाद जासूस बन गए, संपादक तक जासूस बने, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर बन गए कहने को, मीडिया और लेखक बन गए और जाकर के नक्सल की मदद कर रहे हैं, कहां से तुम्हें हथियार मिल सकता है, कहां से पैसा मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के लिए न्यायालय उदारता न दे। इस केस में भी 5 साल जेल रहे, उसके बाद फिर कहते छोड़ दिया गया, भाई अब तो क्या, इससे ज्यादा जेल में होती नहीं है, ऑफिसर एक्ट में इतनी ही है। ऐसे जानता हूं केसेस जिसमें डिफेंस के मामलों में भारत बड़े बड़े घोटाले करने के बाद जितनी सजा भुगत दिया, उसके बाद मान लीजिए केस को ठंडा कर दिया, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, करोड़ों लाखों रुपए, जिसपे कई हजार करोड़ का जो घोटाला कर चुका वो वकील को भी दे देता है, और अदालत में मान लीजिए सबूत पर्याप्त तो नहीं मिलते हैं, कई जासूसी के या आतंकवादियों के कई सबूत नहीं मिलते, इससे सजा नहीं दे पाते, लेकिन उसके बाद उनको सार्वजनिक जीवन में, उनको किसी सेवा में, उनको नेतागिरी में, उनको किसी और प्रोफेशन में कतई ही नहीं आने देना चाहिए। और जो इसीलिए मैंने कहा कि जो पवित्र काम है,
जागरूकता लाने वाले ऐसे, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पत्रकारिता में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, प्रोफेसर हो, वो यदि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो उन पर कठोर दंड होना चाहिए। जैसे कहते हैं जीवन भर के लिए आजीवन कारावास हो जाए। एक कानून न्याय संहिता बनी है, लेकिन उसको और कठोर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी छोटे से सूत्र से ही कितनी बड़ी बर्बादी होने के खतरे रहते हैं। जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद उस पर इतनी ही कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। विशाल यादव ने एक बार फिर से आंखें खोली है कि हमारे तंत्र में आईएसआई और चाइनीज या जो भी विदेशी शक्तियां हैं वो उसमें जासूसी के लिए प्रयास करते हैं और छोटे पद पर बैठे लोगों को भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और सरकार और अदालत को और कठोर कानून को लागू करने की आवश्यकता है। एडिटर साहिब हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।